अध्याय 391। आप जीवित अधिक मूल्यवान हैं। डूडियन ने धीरे से कहा, सहयोग की पहली जमा राशि के रूप में आपको मुझे वह शक्ति बतानी चाहिए जिसने दीवार से हमले की योजना बनाई थी। इवटे ने उत्तर नहीं दिया। चूंकि यह एक सहयोग है तो मुझे जमा राशि का भुगतान क्यों करना चाहिए? उचित विनिमय होना चाहिए। क्षमा करें, लेकिन यहाँ कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर मैं बताऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने हमारी भाषा कैसे सीखी? इवटे ने पूछा। मेरे मूड पर निर्भर करता है, डूडियन ने उदासीनता से उत्तर दिया। इवटे ने उसे गहराई से देखा और फिर फुसफुसाया, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि तुमने हमारी भाषा कहाँ से सीखी। डूडियन ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कैद कर लिया गया है। क्या आप माहौल को महसूस नहीं कर सकते? इवटे का चेहरा बदल गया। उसके हृदय से क्रोध निकला, पर उसने उसे दबा लिया। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में बोली, जहां तक मुझे पता है दीवार के लोगों के साथ व्यापार होता था। सेना में कुछ लोग हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। जब तक बाहरी दीवार क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण है तब तक हमने उसे बाहरी दीवार का सैन्य कमांडर बनाने का वादा किया है। सेना के लोगों के अलावा एक स्वघोषित पवित्र चर्च है जो हमारे साथ सहयोग करता है। वे गुप्त रूप से हमें कवच और हथियार बेचते हैं। इसके अलावा 2 संघ हैं जो सामग्री के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं। अब आप जानते हैं, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? हा 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 हा। उसकी हंसी ने रीड और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। डूडियन ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा और वह टूट गया। डूडियन की ओर देखते ही इवेट की आंखें खुली रह गईं। रीड और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया जब उन्होंने देखा कि डूडियन ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वे घूमे और व्यस्त रहे। डूडियन ने मादा बर्बरीक की ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर तुम्हें हंसना पसंद है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम खूब रो। अपमान सहने की कोशिश करते हुए उसने अपने दांत काट लिए। मुझे नहीं पता कि आप जो कहते हैं वह सच है या झूठ। क्या आप मुझे इन लोगों के नाम बता सकते हैं? डूडियन ने शांत स्वर में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इवटे ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, मुझे नाम कैसे पता होना चाहिए? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उन रहस्यों तक मेरी पहुँच नहीं है। आप कुछ भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप शाही परिवार से कुछ भी नहीं हैं। डूडियन ने उदासीनता से जारी रखा, यह असंभव है कि आप विशेष नहीं हैं। मुझे लगता है कि यातना के बाद हमारे पास एक स्वीकारोक्ति सत्र होगा। आप, इवटे गुस्से में चिल्लाए। वह चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो? मुझे पता है कि तुम सब खत्म हो चुके हो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह डूडियन को घूरती रही। कौन जानता है वह क्या कह रही है? डूडियन ने रीड और अन्य लोगों की ओर देखते हुए चिल्लाया। रीड और अन्य लोग वापस आए। मास्टर, ये बर्बर लोगों के शाही परिवार की भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि यह एक रहस्यमय भाषा है और इसे सीखना बहुत मुश्किल है। सेना हमेशा इस भाषा में महारत हासिल करना चाहती थी, लेकिन इसे सीख नहीं पाए। हाँ, केवल शाही परिवार के बर्बर लोग ही इस भाषा को समझते हैं। कई अन्य लोग भी रीड में शामिल हुए। जब मैं उसकी आवाज़ सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि वह बहुत गुस्से में है। क्या वह हमारी भाषा समझ सकती है? डूडियन ने पूछा। रीड ने अपना सिर हिलाया, उसे नहीं करना चाहिए। मास्टर, सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि उसे आपको काटने का मौका न मिले। बाकी लोग चले गए और डूडियन ने इवटे की ओर देखा। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा कि मैं तुमसे सावधान रहूं क्योंकि तुम मुझे काट सकते हो। क्या तुम मुझे काटोगे? उसकी बातें सुनकर इवेट क्रोधित हो गई। हालांकि किशोर ने उसे पकड़ने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने कई बार उसे पागल कर दिया था। एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा, इवटे ने क्रोधित स्वर में कहा। डूडियन ने सिर हिलाया, क्या एहतियात के तौर पर मुझे तुम्हारे दांत उखाड़ देने चाहिए? इवटे गुस्से और तनाव के कारण सिकुड़ गई। डूडियन ने जारी रखा, नाम। इवटे ने देखा कि डूडियन ने कोई हरकत नहीं की बल्कि मजाक कर रहा था। बर्बर लोगों के लिए दांत निकालना शर्म की बात थी। उसने कहा, मैं केवल इतना जानती हूं कि केनेथ नाम का एक व्यक्ति है। मैं बाकी के बारे में कुछ नहीं जानती। अगर आप मुझसे और मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। डूडियन ने उसके सिर को छुआ, यह अच्छा है। हालांकि मैं आपकी कही गई किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन ये स्पष्ट है कि आप भयभीत हैं। ये वैसे भी ठीक है। इवटे ने ऊपर देखा, आपका क्या मतलब है? शाब्दिक अर्थ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था तो तुम पूछ क्यों रहे थे? इवटे को लगा कि उसे फिर से उकसाया गया है। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए धीमे स्वर में पूछा, कोई भी अपने ही लोगों से निपटने के लिए दुश्मन की बातें नहीं सुनता। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर आपने मुझे फर्जी नाम बताए और गद्दार को छुपाया, तो क्या मैं आपका मददगार नहीं बनूंगा? डूडियन ने जारी रखा, जहां तक सवाल का सवाल है, मैं बस आपको चिढ़ा रहा था। चिढ़ाओ मुझे? इवटे को ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिरी हो। खड़े होते ही डूडियन का मुंह सिकुड़ गया। जब उसने घाटी को देखा तो उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी।
इससे पहले कि बर्बर लोगों की लाशों को रेत की बोरियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता और एक साथ ढेर कर दिया जाता, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। उनके द्वारा मारे गए सैनिकों को घसीटकर खाई के पास दफना दिया गया। लगभग 1 घंटे के बाद घाटी से कंपन गूंज उठा। डूडियन, रीड और अन्य सतर्क थे। जल्द ही बर्बर लोगों का एक समूह घाटी से निकल पड़ा। ये बर्बर लोग हवा में मिश्रित रक्त की तीव्र गंध को सूंघने में सक्षम थे। उन्होंने बर्बर लोगों की लाशों को एक बाधा के रूप में इस्तेमाल होते देखा। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि शाही परिवार का एक सदस्य मारा गया था। ये दृश्य देखकर बर्बर लोग पागल हो गए। वे मारने को बेताब थे। डूडियन बीच में खड़ा हो गया और उसने देखा कि बर्बर लोगों की टीम उसकी तीरंदाजी की सीमा तक पहुंच गई है। उसने पहला तीर चलाया और एक बर्बर के गले में लगा। घाटी की दीवारों की सेंधों के पीछे छिपे 3 तीरंदाज हैरान रह गए। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि डूडियन के हमले की सीमा इतनी दूर थी। बर्बर दल निकट आ रहा था, इसलिए तीनों तीरंदाजों ने निशाना लगाना शुरू कर दिया। कश, उनमें से एक निशाने पर लगा। वाह, एक और तीर सीटी बजाता हुआ आगे निकल गया और बर्बरी के गले को भेद गया। डूडियन की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने तेजी से तीर खींचे, निशाना साधा और गोली चलाई। पूरी प्रक्रिया बेहद सुसंगत थी। एक तीर से दूसरे तीर के बीच 1 सेकंड से भी कम समय लगा। हालांकि प्रत्येक तीर एक बर्बर के जीवन का दावा करेगा। जब तक बर्बरों की टीम लाश बैरियर से 200 मीटर दूर पहुंची तब तक मूल समूह के केवल 7 या 8 लोग बचे थे। अध्याय 392। कुछ मिनटों के बाद 20 से अधिक बर्बर लोग गिर गए। अधिकांश बर्बर और उनके सैनिक डूडियन द्वारा मारे गए। उनमें से बाकी को रीड और अन्य लोगों ने अवरुद्ध कर दिया था। यह एक महान जीत थी। हर कोई भय और भय से घाटी के मध्य की ओर देख रहा था। वह किशोर न केवल एक उत्कृष्ट आविष्कारक था बल्कि एक प्रतिभाशाली योद्धा भी था। युद्ध के अंत में डूडियन ने अन्य 3 तीरंदाजों से अतिरिक्त तीर ले लिए। डूडियन से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना वे तीनों सहमत हो गए। आराम करो, लेकिन ऐसा करने से पहले बर्बर लोगों के हथियार उठाओ। हमें उनका उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, डूडियन ने कहा और 2 बर्बर बंधुओं के पक्ष में लौट आया। रीड ने पानी का एक थैला लिया और आगे आया। मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? डूडियन ने उसकी ओर देखा। यदि आप चाहते हैं कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं तो यह आपके और दूसरों के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप मेरे करीब न आएं। मुझे खाना भी मत दीजिए। पिछली हत्या के प्रयास को याद करते हुए रीड आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पानी का थैला वापस ले लिया। मास्टर, मुझे इसके लिए खेद है। डूडियन ने अपनी पानी की ट्यूब निकाली। आप कुछ नहीं कर सकते। युद्ध के मैदान से लाशों को साफ करने में दूसरों की मदद करें। मुझे यहाँ मेरे साथ किसी की जरूरत नहीं है। जब वह चला गया तो रीड व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। पिछली लड़ाई के आधे घंटे बाद बर्बर लोगों का एक और समूह प्रकट हुआ। लड़ाई जीतने के लिए वे अभी भी शव अवरोध और डूडियन के तीरों पर निर्भर थे। कोई हताहत नहीं हुआ। रात बीत गई। डूडियन और अन्य लोग थक गए थे। उन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ीं। प्रत्येक लड़ाई में अधिक समय नहीं लगा, लेकिन भीड़ की ताकत समाप्त हो गई। सुबह होने से ठीक पहले बारिश शुरू हो गई। बारिश रोकने के लिए प्रकाश के देवता से प्रार्थना करने से पहले रीड और अन्य लोगों ने शाप दिया। डूडियन ने रेनकोट पहना और 2 बंदियों के सामने बैठ गया। वह चुपचाप बारिश को देखता रहा। इवटे और अन्य बर्बर लोग बंधे हुए थे और जमीन पर लेटे हुए थे। उनका कवच बारिश में डूब रहा था। उसके बाल गीले थे और उसके चेहरे को छू रहे थे। कभी कभी जब वह हिलने की कोशिश करती तो उसके शरीर पर कीचड़ फैल जाता। अगर बारिश होती तो इवटे इसे स्वीकार कर सकता था। वह दीवार के लोगों की तरह नहीं थी और वे बारिश से नहीं डरते थे। लेकिन उनके पास बैठा शैतान लड़का कभी कभी अजीब गाने गाता था। इसके अलावा जब कीचड़ उसके होठों और नाक पर गिरा तो उसके दिल में गुस्सा कई गुना बढ़ गया। डूडियन धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रहा था जब वह रुका और उत्सुकता से महिला बर्बरी की ओर देखा। क्या बर्बर लोगों का जन्मदिन होता है? इवटे ने उसकी ओर देखा। हाँ। तुम क्यों पूछते हो? कुछ नहीं। आपका जन्मदिन कब है? डूडियन ने पूछा। तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम क्यों पूछते हो? आकस्मिक बातचीत। इवटे उसे गाली देने ही वाली थी, लेकिन कीचड़ उसकी आंखों पर गिर गया। वह उस तक पहुंचना, रगड़ना और साफ करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी भुजाओं की वजह से वह पलक झपक सकती थी और अपनी पलकों का इस्तेमाल कर सकती थी। डूडियन ने एक पल के लिए चुपचाप उसकी ओर देखा। वह आगे बढ़ा और अपनी उंगली से उसकी आंखों से कीचड़ मिटाया। उसने धुंधली बारिश को देखा क्योंकि उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। वह धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाता रहा जो उसकी बहन को पुराने दिनों में पसंद था। 300 वर्ष बीत गए। विशाल भूमि में वह अकेला बचा था। अब वह इस जगह से परिचित नहीं था। यह आदमी, हर कोई दुश्मन था। उसने धीरे से गाना गुनगुनाया और धीरे धीरे चुप हो गया। इवटे के दिल में गुस्से की जगह धीरे धीरे आश्चर्य ने ले ली। वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या ये दीवार का संगीत है जिसे आप गुनगुनाते हैं?
डूडियन ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, संगीत की कोई सीमा नहीं होती और इसे किसी भी प्रजाति की परवाह किए बिना समझा जा सकता है। इवटे उस समय दंग रह गई जब उसने शैतान के अवतार को देखा। जैसे ही किशोरी के बारे में उसकी समझ बदली, उसका दिल गर्म हो गया। लेकिन जल्द ही वह उसकी ओर संदेह से देखने लगी। उसने अपना सिर झुका लिया और फिर कुछ नहीं बोली। उसने सोचा कि किशोर जानबूझकर उसे चिढ़ाने की हरकत कर रहा है। उसने उसे नज़रअंदाज करने का फैसला किया। बारिश नहीं रुकी। डूडियन ने धनुष पकड़ लिया और सभी को अगली लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश दिया। रात भर चली भीषण लड़ाई के बाद भीड़ ने उन्हें एक वास्तविक नेता के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके आदेशों को कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो गया। हल्की बारिश से खून धुल गया। जल्द ही बारिश भी बंद हो गई। उन्होंने देखा कि पिछला धनुर्धर वापस आ गया था। डूडियन और अन्य लोगों को जीवित देखकर युवा तीरंदाज को राहत मिली। वह अपने घोड़े से कूद गया और डूडियन की ओर देखा। मास्टर, सेना ने सुदृढ़ीकरण भेजा है। रीड और अन्य लोग राहत से मुस्कुराए। डूडियन ने भीड़ की ओर देखा। चलो बंदियों को सौंपने की तैयारी करें। दोनों कैदियों को वापस ले जाया जाना चाहिए और उपयोगी जानकारी के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने लगातार कई युद्ध लड़े हैं और सैकड़ों से अधिक बर्बर लोगों को मार डाला है। इसके अलावा वे शाही परिवार के एक बर्बर व्यक्ति को पकड़ने में भी सक्षम थे। ये दो खूबियां उसके शूरवीर बनने के लिए काफ़ी थीं। हाँ, सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया। डूडियन बंदी के सामने आकर रुक गया। उसने महिला बर्बर से फुसफुसा कर कहा, एक पल के बाद तुम्हें सैन्य पूछताछ के लिए वापस ले जाया जाएगा। तुम्हें कबूल करने के लिए कई तरह की यातनाएं दी जाएंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। वे तुम्हें कबूल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हें केवल मैलन कंसोर्टियम कहना चाहिए। अगर वे नाम पूछें तो उन्हें जॉर्ज मेल, मार्क मेल और रूडोल्फ बुरोंग बताना। इसके अलावा मत भूलना सारा मेल बताओ। इवटे ने डूडियन पर गहराई से देखा। वे आपके दुश्मन हैं, है ना? क्या आप मेरे मुंह का उपयोग करके उन पर हमला करना चाहते हैं? क्या आप डरते नहीं हैं कि मैं आपका नाम बताऊंगा? डूडियन का हाथ उसके गाल पर फैल गया। इवटे ने सहजता से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन डूडियन ने उसे नहीं मारा बल्कि उसके गाल पर चुटकी काट ली। उसने धीरे से कहा, यदि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जीवित क्यों रखूंगा? इसके अलावा तुम मेरा नाम भी नहीं जानते हो। भले ही तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कबूलनामा बेकार है क्योंकि एक अन्य बर्बर व्यक्ति ने मेरा नाम लिया और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मत भूलो कि कोई भी उन पालतू जानवरों को पसंद नहीं करता जो उनकी बात नहीं सुनते। क्या तुम मुझे समझते हो? पालतू पशु। ये शब्द सुनते ही इवेट क्रोधित हो गई। डूडियन मुस्कुराए और उसके चेहरे को छुआ। आपकी आंखें सुंदर हैं। कोमल शब्द सुनकर इवेट का दिल ठंडा हो गया। ऐसा लगा मानो उसे सांप ने काट लिया हो। एक क्षण बाद उसने कहा, मैं ऐसा करने का वादा करती हूँ, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं सुरक्षित रहूंगी। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप आज्ञाकारी हैं तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वह खड़ा हुआ और युवा धनुर्धर की ओर बढ़ा। सेना के लोग कब आएंगे? जल्द ही, युवा तीरंदाज ने उत्तर दिया, वे लगभग यहाँ हैं। अध्याय 393। घुड़सवार सेना की एक टीम को घाटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। बाद में 66 पैदल सैनिक और तीरंदाज सनकरी सड़क पर आए और डूडियन से लगभग 7 या 8 मीटर दूर रुक गए। भूरे घोड़े पर सवार एक जनरल घुड़सवार सेना की टीम से बाहर निकला और घोड़े से नीचे कूद गया। उसने डूडियन की ओर देखा और तनावपूर्ण स्वर में बोला, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? डूडियन ने अपना सिर हिलाया, कुछ भी गलत नहीं है। डूडियन के घायल बाएं हाथ को देखकर मध्यम आयु वर्ग के जनरल ने राहत की सांस ली। मैंने सुना है कि एस्कॉर्ट टीम के 2 सदस्यों को खरीदा गया था और उन्होंने आपकी हत्या करने की कोशिश की थी। सौभाग्य से आपने समय पर जवाब दिया था और कमीनों को सफल नहीं होने दिया। ये सेना की ओर से लापरवाही थी। मुझे आशा है कि आप हमें माफ़ कर देंगे, मास्टर। बाकी चीज़ें हमें सौंप दें और स्वस्थ होने के लिए वापस जाएं। डूडियन ने जनरल की ओर देखकर मुस्कुराया। वह जानता था कि वह आदमी सरल नहीं था। कुछ सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने स्थिति को हत्या के आरोपों से केवल लापरवाही के अपराध तक सीमित कर दिया। जनरल शब्दों से खेलना जानते थे। जनरल, ये वे बंदी हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से पकड़ा है। वे सेना को मेरा उपहार हैं। डूडियन ने 2 बर्बर लोगों की ओर देखा, जैसा उसने अधेड़ उम्र के जनरल से कहा था। मध्यम आयु वर्ग के जनरल ने बर्बर लोगों की ओर देखा। मास्टर, यह आपके लिए कठिन रहा है। कृपया इन छोटी छोटी चीज़ों को हम पर छोड़ दें। घाटी का ये हिस्सा एक खतरनाक जगह है और यहाँ किसी को तैनात किया जाना चाहिए। डूडियन ने धीरे से जनरल के कंधे को थपथपाया और दोनों के बीच उम्र के अंतर की परवाह किए बिना ईमानदारी से कहा। अधेड़ उम्र के जनरल के चेहरे पर सदमे के निशान थे। क्या उसे एक किशोर द्वारा पढ़ाया जा रहा था?
हालांकि वह फिर भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता रहा क्योंकि उसने मंदिर के स्वामी के रूप में डूडियन की पहचान को ध्यान में रखा। डूडियन ने घूमकर मादा बर्बरीक को जमीन से उठाया और अपने घोड़े पर पटक दिया। वह घोड़े के ऊपर से कूदा और रीड की ओर देखा। आपको मारे गए दुश्मनों की संख्या गिनने के लिए एक व्यक्ति को यहाँ छोड़ देना चाहिए। जनरल को सटीक संख्या की रिपोर्ट करें। रीड हैरान था लेकिन उसने उत्तर दिया, हाँ। रीड को पता था कि डूडियन ने जानबूझकर ऐसा कहा है। ये सुनिश्चित करना था कि मध्यम आयु वर्ग के जनरल मृत बर्बर लोगों को एक सराहनीय सेवा के रूप में ध्यान में रखें। इसके अलावा उनकी टीम को न सिर्फ मालिक की सुरक्षा के लिए बल्कि इलाके की सुरक्षा के लिए भी पहचाना जाएगा। अधेड़ उम्र के जनरल ने बर्बर लोगों की लाशों को देखा। 20 लोग इतने सारे बर्बर लोगों को कैसे मार सकते थे? उन्होंने ये भी समझा कि डूडियन चाहते थे कि बर्बरता से हुई मौत को सेना के लिए एक सराहनीय सेवा के रूप में गिना जाए। डूडियन ने क्षेत्र छोड़ दिया। रीड और उनकी टीम ने मध्यम आयु वर्ग के जनरल को सलाम किया और डूडियन के पीछे चलने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने दूसरे बर्बर को भी अपने साथ बंदी बना लिया। उनके दल में से एक व्यक्ति को उनके द्वारा मारे गए बर्बर लोगों की संख्या गिनने के लिए छोड़ दिया गया। अल्पविराम। जब आप कबूल करते हैं तो मेलन और स्कॉट कंसोर्टियम के नाम बताना न भूलें। क्या आप मुझे समझ गए? डूडियन ने उन महिला बर्बरों की ओर देखा जो घोड़े पर क्षैतिज रूप से लेटी हुई थीं। घोड़े की हरकत के परिणामस्वरूप होने वाले हिंसक धक्कों के कारण इवेट को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। उसने मन ही मन डूडियन को कोसा लेकिन उसे उजागर नहीं कर सकी। तुमने मुझे सुना। डूडियन आगे की ओर झुक गया। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हें भी छीन लूंगा। जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम मेरा नाम कैसे बताओगे? डूडियन ने उदासीनता से कहा और आगे बढ़ने के लिए घोड़े की रस्सियों को हिलाया। डूडियन की बातें सुनते ही इवेटे ने गुस्से में लगभग खून उगल दिया। करीब 2 घंटे बाद वे सैन्य मुख्यालय पहुंचे। डूडियन ने महिला बर्बरीक को नीचे उतारा और उनसे मिलने आए जनरल से कहा, ये वही मादा बर्बर है जिसे हमने स्कारलेट कैन्यन में पकड़ा था। रीड के अनुसार वह शाही परिवार से संबंधित लगती है। मुझे आशा है कि आप उससे पूछताछ कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनरल के कंधों पर 3 सितारे थे। उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी और जब मास्टर स्केगन ने सैन्य मुख्यालय में स्टीम राइफल प्रस्तुत की तो वह उपस्थित थे। उसे अपने सामने मौजूद किशोर के प्रति गर्मजोशी महसूस हुई। डूडियन की बातें सुनते ही उस आदमी की आंखों में सदमे के निशान दिखे। उसने डूडियन द्वारा बचाई गई महिला बर्बरीक की ओर देखा। उसने एक सांस ली और धीरे से कहा, मास्टर डीन वास्तव में बहादुर है। मुझे पता है कि आप मंदिर के एक उत्कृष्ट स्वामी और एक गौरवशाली शूरवीर थे, लेकिन एक सेनापति के रूप में मैं आपको अपनी पहली लड़ाई में ऐसे असाधारण परिणाम प्राप्त करते हुए देखकर शर्मिंदा हूँ। इस मामले को सेना द्वारा बहुत सावधानी से संभाला जाएगा। वह जो कुछ भी जानती है उसे उगल देगी। जब उसने मादा बर्बरीक को देखा तो उसकी आंखों में शीतलता का भाव था। डूडियन ने आगे कहा, आमतौर पर यह व्यक्ति मेरे लिए उपयोगी है। मुझे आशा है कि उसके साथ संबंध समाप्त करने के बाद आप उसका छोटा सा जीवन छोड़ सकते हैं और उसे मुझे दे सकते हैं। उसे तुम्हें दे दो। जनरल ने आश्चर्य से डूडियन की ओर देखा। मास्टर, किस लिए? मैं एक साधारण बर्बर और शाही परिवार के व्यक्ति के बीच संविधान के अंतर की जांच करना चाहता हूं। मैं कुछ परीक्षण करना चाहता हूं। शायद मैं सभी बर्बर लोगों को खत्म करने का एक तरीका ढूंढ सकता हूं। डूडियन ने उत्तर दिया। जनरल, रीड और अन्य भ्रमित थे। जनरल ने एक क्षण बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की, मास्टर, क्या ये सचमुच संभव है? डूडियन ने अपना सिर हिलाया। बेशक, मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता। मेरा मानना है कि कोई भी मास्टर ऐसा दावा नहीं कर सकता, लेकिन एक संभावना है और मुझे उम्मीद है कि पूछताछ के बाद सेना अपना जीवन मुझ पर छोड़ देगी। जनरल निराश हो गया, लेकिन फिर मुस्कुराया। चूंकि मास्टर मेरे साथ इतना खुला है तो जांच के बाद उन्हें आपके पास भेजा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मास्टर का शोध सुचारू होगा और आप हर बर्बर को मारने में हमारी मदद करेंगे। उस समय मास्टर का नाम इतिहास की किताबों में एक महान नायक के रूप में जाना जाएगा। मुझे लगता है कि आपको नाइट हॉल द्वारा सबसे महान शूरवीर के रूप में नामित किया जाएगा। डूडियन मुस्कुराया, लेकिन उसने मन ही मन व्यंग्य किया। डूडियन ने जनरल को विदाई दी और जाना चाहा, लेकिन रीड ने उसे वापस अपने महल तक ले जाने पर जोर दिया। युद्ध खत्म नहीं हुआ था और उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। डूडियन ने उन्हें अकेला छोड़ने पर जोर नहीं दिया। उसके लिए अपने महल तक वापस ले जाना भी सुविधाजनक था। इसके अलावा वह सेना के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा। उन्हें लगा कि वे भविष्य में इसका फायदा उठा सकेंगे। महल में वापस आने के बाद डूडियन ने एक बार फिर धुंध को बदल दिया। रीड डूडियन के इलाज के लिए सेना के शीर्ष स्तर के डॉक्टरों को भेजना चाहता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। डूडियन के इनकार के 2 कारण थे। पहला ये कि वह सेना के लोगों को अपनी शारीरिक स्थिति और शारीरिक गठन के बारे में बताने को तैयार नहीं था।
दूसरा कारण ये था कि मेलन या कोई अन्य अज्ञात दुश्मन घुसपैठ कर सकता था और उसकी हत्या के लिए सेना के डॉक्टरों का इस्तेमाल कर सकता था। यदि उसे पता नहीं होता कि वह किस प्रकार के उपचार से गुजर रहा है तो वह समस्या का पता नहीं लगा सकता या अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। युवा मास्टर। न्यूज़ ने गर्म सूप ले जाकर मेज के ऊपर रख दिया। उसने उस काली धुंध को देखा जिसे डूडियन ने बदल दिया था। उसके चेहरे पर चिंता थी और उसने कहा, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? क्या दवाएं जहर को साफ करने में सक्षम थीं? हाँ। डूडियन सूप पीने ही वाला था लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने कुछ देर सोचा और दराज से एक चांदी का सिक्का निकाला और कटोरे में फेंक दिया। न्यूज़ घाटे में था। डूडियन ने एक पल के लिए देखा लेकिन उसे कोई गंध नहीं मिली। उसे राहत मिली और वह सूप पीने ही वाला था कि उसने चांदी के सिक्के के किनारे पर गहरे काले रंग का स्पर्श देखा। जैसे ही उसने नेस को देखा उसका चेहरा बदल गया। न्यूज़ ने डूडियन को घूर कर देखा जैसे उसके शरीर पर बाल खड़े थे। मास्टर, क्या आप? डूडियन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर अपनी आंखें पीछे हटा लीं। उसने धीरे से कहा, सूप बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत पकड़ो। उससे कारण पूछो कि उसने सूप में जहर क्यों मिलाया था। जहर? न्यूज़ हैरान था। हालांकि उसे अचानक स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ जब उसने डूडियन के चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति देखी। वह मुड़ा और जल्दी से चला गया। मेलोन कंसोर्टियम के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है, अन्यथा उन्होंने बहुत पहले ही इस चाल का उपयोग कर लिया होता। ऐसा लगता है कि अन्य लोग भी हैं जो मेरे साथ सौदा करना चाहते हैं। इसके अलावा वे मेलोन कंसोर्टियम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। क्या ऐसा है कि मैं इतना बड़ा पेड़ हूं कि हवा की गति को महसूस कर सकूं? डूडियन ने विचार किया। अध्याय 394। थोड़ी देर बाद न्यूज़ वापस आया और डूडियन से कहा, मास्टर, वह मर गया है। सूप पकाने वाले रसोइये ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। जहर? डूडियन को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने एक लाल गर्मी को अपने कमरे में वापस आते देखा। उसकी पहचान की जांच करें। जिन लोगों के साथ वह संपर्क में था, मैं उसके परिवार और रिश्तेदारों के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ। न्यूज़ कमरे से बाहर चला गया। डूडियन ने मेज पर रखे गर्म सूप को देखा। उसने यह नहीं सोचा था कि वह मेलन कंसोर्टियम को खत्म करने से पहले अन्य ताकतों को उकसाएगा। उनके दृष्टिकोण से यह नई शक्ति मेलोन कंसोर्टियम से कहीं अधिक मजबूत थी। 6 कंसोर्टिया के भीतर एकमात्र बल जिसके पास जानकारी और खुफिया जानकारी थी, वह स्कॉट कंसोर्टियम होगा। लेकिन स्कॉट कंसोर्टियम के पास उससे निपटने का कोई कारण नहीं था। उस स्थिति में 2 ताकतें थीं जो उसे मरते हुए देखने को तैयार थीं। डाकचच या सेना? अब भी सबसे बड़ा संदिग्ध डाकचच था। क्या उसने एक नया पौराणिक आविष्कार करके अंधेरे चच को उकसाया? मुझे मारने के लिए भेजे गए पूर्व हत्यारे एक ही मोर्चे के नहीं थे, क्योंकि उनके बीच कोई पारस्परिक सहायता नहीं थी। इसलिए एक पार्टी मेलोन थी लेकिन दूसरी पार्टी डाकचच थी। डूडियन की आंखों में एक ठंडी ठंडक चमक उठी। दुश्मन छाया के पीछे छिपा हुआ था। हत्या से खुद को बचाना बेहद कठिन काम था। भले ही वह अपने दुश्मन से कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो, फिर भी वह किसी जहरीली दवा से मारा जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। उनकी समझ के अनुसार कई अत्यधिक जहरीली दवाएं थीं जिनकी गंध भी नहीं थी, इसलिए उनका पता लगाना एक कठिन काम था। उसने डेकोन ह्यूई की हत्या कर दी है लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक समय वह किसी और का शिकार बन जाएगा। मैं देखना चाहूँगा कि शिकार के बाद जंगल का राजा कौन होगा। जैसे ही उसकी उंगलियां धीरे से डेस्क पर थपथपाने लगी, डूडियन की आंखों में ठंडक की झलक झलकने लगी। भारी बारिश जारी रही। सूप ठंडा हो गया। डूडियन ने अपने बाएं हाथ पर पट्टी बांधनी समाप्त कर दी। वह उठकर नीचे रसोई में चला गया। उन्होंने सभी रसोइयों को बाहर कर दिया और व्यक्तिगत रूप से ताजी सामग्री का चयन किया। आज के नाश्ते के रूप में उसने अपने लिए एक कटोरा गर्म सूप बनाया। डूडियन ने सूप खाया और सुबह के अखबार पढ़ने लगा। जनरल ऑबन की मृत्यु सुनहरी दीवार पर हुई। सुनहरी दीवार गिरने के बाद वाणिज्यिक जिले में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? सेना रेड नदी पर दूसरी रक्षा पंक्ति द्वारा बचाव करना जारी रखेगी। वे एक ही हमले में बर्बर लोगों को मार डालेंगे। मास्टर डीन ने व्यक्तिगत रूप से 20 विशिष्ट सैनिकों का नेतृत्व किया और स्कारलेट घाटी की रक्षा की। उन्होंने रात भर लड़ाई लड़ी और 281 बर्बर लोगों के सिर काट दिए। वे वापस लड़ने और अपनी ताकत से 10 गुना अधिक दुश्मन को मारने में सक्षम थे। कई सैनिकों के अनुसार वे पूरी तरह से मास्टर डीन के तीरंदाज पर निर्भर थे। रिपोर्टों के अनुसार श्री डीन न केवल मंदिर के सबसे कम उम्र के मास्टर या 2 महान आविष्कारों वाले मास्टर हैं, इसके अलावा वह एक योग्य शूरवीर हैं। नाइट हॉल ने उन्हें एक आधिकारिक शूरवीर के रूप में योग्य बनाया है। नाइट हॉल से मास्टर लाज के साथ साक्षात्कार निम्नलिखित है। मंदिर के इतिहास में सबसे कम उम्र के मास्टर ने अपनी पहली लड़ाई में पूरी जीत हासिल की थी। मास्टर डीन ने शाही परिवार के एक बर्बर व्यक्ति को पकड़ लिया है। सेना फिलहाल पूछताछ कर रही है। डूडियन ने अन्य कंसोर्टिया के अखबारों को खंगाला। उनसे जुड़ी खबरों ने लेआउट के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया।
उनके द्वारा एक शाही बर्बर को पकड़ने की खबर सभी अखबारों में छपी थी। अग्रिम पंक्ति के बारे में भी जानकारी थी। मास्टर का प्रभाव। डुडियन ने अखबार हटाते हुए मुस्कुराया। मास्टर, क्या आपको युद्ध के मैदान में जाना है? निकोलस ने सावधानी से डुडियन से पूछा। डुडियन ने गर्म सूप पिया। बेशक, मुझे अपने नए हथियार के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए एक बार फिर शामिल होना होगा। इससे पहले अगर मैं मेलोन कंसोर्टियम को खत्म कर दूं तो ये थोड़ा अजीब होगा। मेलोन कंसोर्टियम? निकोलस चौंका। डुडियन ने निकोलस की ओर देखा। ओल्ड फुलिन से कोई समाचार? ओह, बूढ़ा पेट्रियार्क रयान महल में वापस चला गया। मेलोन कंसोर्टियम ने उन्हें महल वापस दे दिया है, निकोलस ने जोड़ा। डुडियन ने सिर हिलाया। बूढ़े फुलिन को सूचित करने के लिए उसे एक पत्र लिखें कि उसके परिवार और नौकरों को रयान महल में वापस ले जाया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। समझ गया। हमें किसी अन्य नौकर की आवश्यकता नहीं है। नई भर्ती करें लेकिन उनके चयन में सावधानी बरतें। इसके अलावा सुनिश्चित करें कि आज सुबह जो स्थिति हुई वह न फैले। जहर देने की बात निकोलस को मालूम थी। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। हाँ मास्टर। डुडियन ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि यह मामला आपसे संबंधित नहीं है और मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो जान लें कि माफ़ी के लिए अब कोई जगह नहीं है। निकोलस के दिल को राहत मिली। मास्टर, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ। डुडियन ने हाथ हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। डुडियन ने निकोलस के जाने के बाद क्रोएन को फ़ोन किया। ओल्ड फुलिन को लिखें और उसे सेना में जाने के लिए कहें। उसे ग्वेनेथ और सगे को वापस लेने के लिए कहें, लेकिन मेरे नाम का उपयोग करने के लिए कहें। उसे यह कहना न भूलें कि वह मेरे नाम का संदर्भ लें, लेकिन कंसोर्टियम की पहचान के साथ उन्हें वापस ले लें। मुझे पता है, युवा मास्टर। क्लेन ने वादा भी किया। डुडियन ने कुछ देर आराम किया और फिर रीड को बुलाया। उसने उसकी ओर देखा। क्या आप कुछ चीज़ों में मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों को भेज सकते हैं? रीड आश्चर्यचकित था। बेशक मास्टर। कृपया कहें कि आप क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को आवासीय जिले में जाने के लिए भेजें और कुछ लोगों को वापस लाएं। डुडियन ने कहा। घरेलू जिला? रीड ने उसकी ओर देखा। क्या ये मास्टर के रिश्तेदारों के बारे में है? यदि ऐसा है तो कृपया निश्चिंत रहें। ठीक है। डुडियन ने सिर हिलाया और एक कागज़ पर जुरा ग्रे और उनके बेटों की पहचान लिखी। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस वे हैं। हाँ। रीड ने सिर हिलाया। डुडियन ने उसे जाते हुए देखा। पुराने दिनों को याद करते हुए उसने आह भरी। उनके लिए वाणिज्यिक जिले में प्रवेश करना बेहद कठिन था। वह द्वार एक विशाल दीवार की तरह था जो अमीर और गरीब को अलग करता था। इसे पार करना असंभव था, लेकिन अब कोई भी नागरिक डुडियन के एक शब्द मात्र से वाणिज्यिक जिले में प्रवेश कर सकता है। वे व्यक्ति की पहचान की जांच भी नहीं करेंगे। यह एक गुरु के रूप में उनकी पहचान का एक लाभ था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिस तक शिकारी की पार्श्विक शक्ति नहीं पहुंच सकती थी। अध्याय 395। मार्क ने उसके हाथ में पत्र पढ़ा। इसके मुताबिक छाया डुडियन की हत्या करने में नाकाम रही थी। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। वह छाया की युद्ध शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यहाँ तक कि कंसोर्टियम के शीर्ष वरिष्ठ शिकारी भी छाया को नहीं हरा सके। अंधेरा हत्यारा ग्लेन छाया की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। शैडो न केवल रक्षा में अच्छा था बल्कि हत्या कौशल में भी उत्कृष्ट था। हालांकि वह एक मध्यवर्ती शिकारी की हत्या करने में विफल रहा। जब उन्होंने पत्र पकड़ा और दूसरे आलीशान विस्तृत कार्यालय में कार्यभार संभाला तो उनका चेहरा उदास था। कार्यालय के शीर्ष पर एक भव्य तैलचित्र लगा हुआ था। पेंटिंग के नीचे एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े की मुद्रा सीधी थी। वह राजसी स्वभाव का था। वह मिल परिवार के पुराने मुखिया जॉर्ज थे। पिता। मार्क झुक गया। जॉर्ज धीरे से मुड़ा और उसकी ओर देखा। उसने मार्क के हाथ में पत्र देखा। जॉर्ज की भौहें थोड़ी झुर्रीदार हो गईं। हत्या कैसे हुई? पिताजी, हत्या विफल रही, मार्क ने उत्तर दिया। जॉर्ज धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठते हुए भौहें सिकोड़ने लगा। छाया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत। जॉर्ज को राहत मिली। यह अच्छा है कि वह जीवित नहीं है, मार्क ने आह भरते हुए कहा। चाहे वह जीवित भी हो, परछाई हमें धोखा नहीं देगी। उसने इतने वर्षों तक हमारे परिवार का पालन किया और वह सेना के नियमों से अवगत है। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाया। मृत लोग हमेशा जीवित लोगों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि वह एक वरिष्ठ शिकारी के पीछे जाता तो वह असफल नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि सेना ने बच्चे की रक्षा के लिए बहुत शक्तिशाली स्वामी भेजे हैं। छाया लंबे समय तक सेना के साथ मिली हुई थी, इसलिए मुझे आशा है कि वह हमारे पास वापस नहीं आएगा। मार्क ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतना भाग्यशाली होगा। हालांकि यह संभव है कि हत्या का असफल प्रयास भविष्य में मेरे पास वापस आएगा। यदि छाया विफल हो जाती है तो हमें अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा। शायद अब डाकचत से संपर्क करने और उन्हें कार्य करने देने का समय आ गया है। जॉर्ज ने कहा, जब तक हम पर्याप्त धन उपलब्ध कराते हैं वे कुछ भी करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि यह छोटा शैतान अंधेरे चर्च के भूखे जानवरों का सामना कर सकता है।
मार्क ने थोड़ा सिर हिलाया। कमरे से बाहर निकलते समय जॉर्ज ने अपने बेटे की ओर देखा। वह फुसफुसाए, सेना, चूंकि आप बच्चे की इतनी कड़ी सुरक्षा करना चाहते हैं तो आइए देखें कि आप अपना अपराध कैसे धोएंगे। छाया लंबे समय तक सेना का हिस्सा थी। अल्पविराम, वाणिज्यिक जिले के उत्तर में सैन्य मुख्यालय। सभी जनरल इस खबर से परेशान थे कि डुडियन की एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों ने हत्या करने की कोशिश की थी। उनमें से अधिकांश को ठंडा पसीना आया। उन्हें ये जानकर राहत मिली कि डुडियन घायल हो गया था, लेकिन मारा नहीं गया था। यदि डुडियन को एस्कॉर्ट टीम के सदस्य ने मार डाला और खबर फैल गई तो सेना की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। वे जनता के गुस्से या पवित्र चर्च की नफरत से लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। खबर सुनते ही जनरल लोरेंजो अपनी कुर्सी से उछल पड़े। वह पागल था। हालांकि यह जानने के बाद कि डुडियन सुरक्षित और स्वस्थ था, उसकी मांसपेशियां ढीली हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितना उन्होंने सोचा था। हालांकि वह गुप्त रूप से खुश था कि भगवान ने उन्हें स्थिति को सुधारने का मौका दिया था। बैंगनी पंख वाली सेना के 300 सदस्यों को पूरे दिन मास्टर डीन की सुरक्षा के लिए महल में भेजें। उन्हें मास्टर डीन के आदेशों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लोरेंजो ने तुरंत आदेश दिया। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तीनों माउस भाइयों को बैंगनी पंख वाले दल के सदस्यों के साथ जाने के लिए सूचित करें। उन्हें व्यक्तिगत रूप से मास्टर डुडियन की सुरक्षा की रक्षा करने दें। हाँ, एक कर्नल ने वादा किया और चला गया। एक 2 सितारा जनरल ने कहा, जनरल माउस भाई आपके निजी अंगरक्षक हैं। यदि आप उन्हें मास्टर डीन की सुरक्षा के लिए भेजेंगे तो आपकी सुरक्षा उथली होगी। मैं बैरक में रहूंगा। अंधेरे चर्च के लिए भी मुझे मारना मुश्किल होगा। लोरेंजो ने आगे कहा, यदि युद्ध के इस क्षण में श्री डीन मर जाते हैं तो सेना जिम्मेदारी नहीं ले पाएगी, विशेष रूप से जब हमने जारी किया है कि वह सेना के संरक्षण में है। इसलिए यदि वह मर जाता है, और यहाँ तक कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तो भी सेना पलट जाएगी। यह मत भूलो कि कंसोटिया भीड़ नहीं बल्कि भेड़िए हैं। जनरल का चेहरा बदल गया और उसने कुछ भी नहीं पूछा। हर चीज़ की जांच करो। लोरेंजो ने भीड़ को देखते हुए मेज पर अपना हाथ मारा। मैं उन दोनों की पृष्ठभूमि जानना चाहता हूं जो 10 मिनट से भी कम समय में मास्टर डीन की हत्या करना चाहते थे। मुझे उनकी पहचान और उनके साथ जुड़े लोगों के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। हत्या के पीछे की ताकतें सिर्फ मास्टर डीन के जीवन के पीछे नहीं हैं। वे चाहते हैं कि सेना और पवित्र चर्च के बीच संबंध खराब हो जाएं। मुझे लगता है कि यह एक अंधेरा चर्च है, लेकिन ये देखने के लिए गहराई से जांच करें कि क्या गंदे कपड़े पहने और भेष बदले हुए कोई और भी है। छाया, सामान्य, उन दोनों की पहचान की जांच की गई है। एक कर्नल ने कहा, वे सेना के सदस्य थे। उनमें से एक को एलन पोर्ट कहा जाता था। वह एक महान सैनिक था और उसने कई पुरस्कार जीते थे। दूसरे का नाम सनी नॉर्थ था और वह एक अनुभवी था। वह मैजिक नाइव्स समूह का हिस्सा था, लेकिन एक कुलीन को अपमानित करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। उसे मैजिक चाकू समूह से निष्कासित कर दिया गया था और तब से वह गायब हो गया था। ये सुनते ही जनरलों ने एक दूसरे की ओर देखा। लोरेंजो का चेहरा उदास हो गया। उन दोनों को एस्कॉर्ट टीम में किसने व्यवस्थित किया? ये जनरल कोर्सो द्वारा व्यवस्थित किया गया था। जनरल अग्रिम पंक्ति में थे और वर्तमान में वापस आ रहे हैं। लोरेंजो ने कर्नल की ओर देखा। सनी नॉर्थ ने किस परिवार को नाराज किया है? ये पेड्स्टो नामक एक परिवार है। ये परिवार मिलोन कंसोर्टियम का हिस्सा था, लेकिन छोटे शेयरधारकों में से एक था। कंसोर्टियम में उनका अधिकार अधिक नहीं था। कर्नल ने आगे कहा, हालांकि इस पेड्स्टो परिवार ने दिवालिया घोषित कर दिया और सनी नॉर्थ को मैजिक नाइव्स से निष्कासित किए जाने के कुछ ही समय बाद वाणिज्यिक जिले से आवासीय जिले में चले गए। लोरेंजो की आंखें चमक उठीं। लोगों को ये जांचने के लिए भेजें कि वे दिवालिया क्यों हो गए। हाँ, कर्नल ने जवाब दिया। अरे, एक अनुभवी है और दूसरा सेवारत सैनिक है। लोरेंजो ने भीड़ को देखते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हमें पवित्र चर्च को क्या बताना चाहिए? सभी सेनापति सिर झुकाकर चुप हो गए। एक और कर्नल हॉल में आया और चुप्पी तोड़ी। मास्टर डीन द्वारा पकड़े गए शाही बर्बर ने बर्बर लोगों के हमले के रास्ते को कबूल कर लिया। इसके अलावा उसने बर्बर लोगों के साथ मिलीभगत करने वाले लोगों के नाम भी बताए हैं। ओह, लोरेंजो की आंखें चमक उठीं। उन नामों की रिपोर्ट करें। हाँ, कर्नल ने अपने हाथ में नोटबुक खोली और बात करना शुरू किया। जॉर्ज मेल, मार्क मेल, रुडोल्फ चाइरोस्टो, सारा मेल। पहला नाम सुनते ही हॉल में हलचल मच गई। हालांकि जल्द ही हॉल में सन्नाटा छा गया जब उन्होंने रिपोर्ट में अंतिम नाम सुना। अध्याय 396। मास्टर, क्या मुझे आपकी बांह की जांच के लिए डॉक्टर ढूंढना चाहिए? क्रोएन ने डुडियन की पट्टीदार बाईं बांह की ओर देखा। उसने चिंतित स्वर में कहा। डुडियन ने थोड़ा अपना सिर हिलाया। मेरी शारीरिक संरचना अतीत से बिल्कुल अलग है। मैं बाहरी लोगों को इसके बारे में नहीं बता सकता। दुर्भाग्य से कोई विश्वसनीय डॉक्टर नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें। इस समय सबसे अच्छा है कि हम अपने घावों को चाटें। हम एक डॉक्टर से निदान के लिए आने के लिए कह सकते हैं और फिर
क्रोएन ने आगे कहा, हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह गायब हो जाए। डूडियन ने मुड़कर उसकी ओर देखा, विचार अच्छा है, लेकिन ये किसी व्यक्ति को मारने लायक नहीं है। क्रोएन आश्चर्यचकित था। डूडियन अनिच्छा से सुनहरी दीवार के बाहर एक शहर में रहने वाले नागरिकों को बचाने के लिए ग्वेनेथ की योजना पर सहमत हुए। डूडियन ने तभी अपने ठंडे स्वभाव को उजागर कर दिया था, इसलिए क्रोएन के लिए यह समझना कठिन था कि डूडियन क्यों नहीं चाहता था कि एक डॉक्टर की हत्या हो। क्रोएन को लगा कि अनाथालय में उसके साथ पले बड़े किशोर को समझना और पढ़ना कठिन था। जब डूडियन ने खिड़की से बाहर बारिश की ओर देखा तो उसके विचार भटक गए। काफी देर बाद उसने पूछा, कब तक बारिश हो रही है? क्रोएन ने झुककर कहा, मास्टर, आज छठा दिन है। छठी? डूडियन ने बड़बड़ाते हुए कहा, इस वर्ष बारिश सामान्य से अधिक समय तक जारी रही। हाँ। डूडियन ने एक पल के लिए चुप होकर आह भरी, आखिरकार ये रुकने वाला है ना? हाँ। युवा मास्टर। अल्पविराम। अल्पविराम। सुबह के समाचार पत्र तीनों क्षेत्रों में वितरित किए जाते थे। रुडोल्फ अपने विशाल कार्यालय में बैठा हुआ सुबह का समाचार पत्र पढ़ रहा था। आज सुबह उसे अंदेशा हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। जब उसने सेना, मंदिर और अन्य संघों के समाचार पत्र पढ़े तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अखबार मेज पर फेंक दिया। रुडोल्फ ने उसे रगड़ने के लिए अपने हाथों को उसके चेहरे पर दबाया। उसे अभूतपूर्व थकान महसूस हुई। उसने गहरी सांस ली और परिवार के नौकर की ओर देखा, मुझे बताओ, क्या मैं गलत था? बटलर चौंका। उसने सावधान स्वर में पूछा, मास्टर, आपका क्या मतलब है? रुडोल्फ ने उसकी ओर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कुछ और सोच रहा था। क्या जेनिफर और उस किशोरी को एक साथ आने से रोककर मैं गलत था? बटलर को खबर के बारे में पता था। उसने सबसे उचित शब्दों में उत्तर दिया, मास्टर, आपने जो किया, पिता की अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। उस समय वह सिर्फ एक छोटा शिकारी था। इसके अलावा वह आबादी के अछूत हिस्से से था। वह एक अनाम व्यक्ति था जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। उसके और मिस के बीच की भावनाओं के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। रुडोल्फ ने धीरे से कहा, सच है, लेकिन अपने पूरे जीवन में मैं लोगों को पढ़ता रहा हूं, लेकिन मैंने दूसरों की तरह अपनी बेटी को ध्यान से नहीं देखा और समझा। अगर मैंने किशोरी से संपर्क किया होता तो मैं उसकी असाधारण क्षमताओं को देख पाता। बटलर बिना एक शब्द बोले चुप रहा। मैं व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले बाजार, प्रवृत्ति, कीमतों, सामग्रियों और अन्य पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच और निरीक्षण करता हूं। रुडोल्फ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं जीवन भर व्यापार के उन दिशानिर्देशों को देखता और समझता रहा हूं, लेकिन इस कार्य में मैं असफल रहा। अगर मैंने किशोर के सामने कुछ परीक्षण किए होते या कुछ अनुरोध रखे होते तो शायद मैं उसकी क्षमता देख पाता। बटलर ने आह भरते हुए कहा, मास्टर, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय वह सिर्फ एक काले बालों वाला अछूत था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह एक कुलीन नहीं बन सका। दोष केवल यह है कि बच्चे ने उस समय अपनी प्रतिभा नहीं दिखाई थी। रुडोल्फ ने थोड़ा अपना सिर हिलाया, बालों का रंग और पहचान बाहरी कारक हैं। ये सिर्फ एक वस्तु की बाहरी पैकेजिंग थी। जब हम व्यापार करते हैं तो हम उस चीज़ का मूल्य खो देते हैं जो दूसरों को बेकार लगता है। इस तरह आप भारी मुनाफा कमाते हैं। इस बार मैं गलत था। मैंने बस किशोर के खुरदुरे आवरण को देखा, लेकिन यह नहीं देख सका कि उसके अंदर सोना लिपटा हुआ था। बटलर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, मास्टर्स, इन चीज़ों के बारे में बात करना बेकार है क्योंकि पहले ही काफ़ी समय हो चुका है। हमारा परिवार उसके बिना भी पनपेगा। आंतरिक दीवार में प्रवेश करने की आपकी लंबे समय से प्रतीक्षित इच्छा पूरी हो जाएगी। आप नहीं समझते, मेलॉन कंसोर्टियम समाप्त हो गया है। क्या आप जानते हैं कि मैं कंसोर्टियम से धन क्यों निकाल रहा हूं और हमारे परिवार के शेयर क्यों बेच रहा हूं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि मेलॉन कंसोर्टियम ने एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिसके साथ उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी वृद्धि इतनी तेज होगी। क्या? बटलर स्तब्ध था क्योंकि वह नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मास्टर, मेलॉन कंसोर्टियम क्यों समाप्त हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही वह मंदिर का स्वामी बन गया है, लेकिन उसने मेलॉन कंसोर्टियम के भाग्य का फैसला किया है। मैंने सोचा था कि जब उसने जेल ब्रेक किया था तो ये जेल की ओर से लापरवाही थी, लेकिन वह जेल ब्रेक के बाद 1 साल की छोटी अवधि में पूरे वाणिज्यिक जिले को ऊपर उठाने और बदलने में सक्षम रहा है। मैं विभिन्न स्थानों पर जाता हूं और कई कक्षों का दौरा करता हूं। सबसे ज्यादा सुना जाने वाला नाम उसका है। 1 साल पहले वह सिर्फ एक कैदी था, और अब वह सभी महान महिलाओं का आदर्श प्रेमी है। वह हर परिवार का सबसे वांछित दामाद है। वह युद्ध के अंत में जनता के लिए एक नायक होगा। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है? नहीं, असंभव। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक औसत व्यक्ति पूरा कर सकता है। अधिकांश में जेल से भागने, एक उपयाजक की हत्या करने का साहस भी नहीं होगा। वह एक पागल है, एक पागल प्रतिभा। रुडोल्फ का स्पष्टीकरण सुनकर बटलर को डर लग रहा था। उसी समय एक नौकरानी तेजी से कमरे में गई। मास्टर, एक जनरल है जो आपसे मिलना चाहता है।
वह हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। रुडोल्फ चौंका। उसने कुछ सोचा और फिर आह भरी। उसका मुंह कड़वा हो गया तो वह उठ गया। ऐसा लगता है कि समस्याएं होने वाली थीं और उसका अनुमान गलत नहीं था। उसका मनोरंजन करो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हाँ, नौकरानी पीछे हट गई। मास्टर, क्या सेना आपके साथ हमारे संघ के व्यवसाय के बारे में बात करना चाहती है? बटलर ने कोट थमाते हुए उत्सुकता से पूछा। ऐसी चीज के लिए किसी जनरल को आगे आने की कोई जरूरत नहीं है। अल्पविराम अल्पविराम। जॉर्ज और मार्क अपने महल के कॉन्फ्रेंस हॉल में चीजों पर चर्चा कर रहे थे जब बटलर ने उन्हें रोका। उसने जल्दी से कहा, मास्टर, युवा मास्टर, हॉल में एक जनरल आपका इंतजार कर रहा है। एक जनरल? मार्क ने भौहें चढ़ाईं। तुम आगे बढ़ो, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। हाँ। बटलर के पीछे हटने के बाद मार्क ने अपने पिता की ओर देखा और पूछा, पिताजी, क्या यह संभव है कि हत्या का खुलासा तब हुआ जब सेना ने एक जनरल भेजा? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही वे छाया से सारी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो, फिर भी वे इसे हमसे नहीं जोड़ सकते। मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हम अभी इसकी जांच करेंगे। जॉर्ज सोचते सोचते उठ खड़ा हुआ। वो दोनों नीचे हॉल में आ गए। जनरल कीथ, आज हवा किस दिशा में बह रही है? हॉल में खड़े अधेड़ उम्र के जनरल से पूछते हुए मार्क हंसे। उसने हाथ उठाकर उसका स्वागत किया। जनरल कीथ ने मार्क को पकड़ने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से जॉर्ज की ओर देखा जो अभी भी सीढ़ियों से नीचे चल रहा था। आप दोनों कृपया मेरे साथ सहयोग करें और सैन्य अड्डे पर आएं। यह आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। उसने कागज हाथ में उठाए। अध्याय 397, गिरफ्तारी वारंट। मार्क की नज़र कागजों पर काले अक्षरों पर पड़ी। जनरल की बातें सुनकर हॉल के आसपास मौजूद नौकर चौंक गए। वे मदद नहीं कर सके लेकिन पलटकर देखने लगे। जनरल कीथ, जॉर्ज ने धीरे धीरे मार्क के शरीर के पीछे आने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल किया। बढ़ती उम्र के कारण मार्क के मजबूत शरीर के पीछे उनका शरीर खो गया था। हालांकि मार्क तुरंत किनारे हो गया और सारा ध्यान जॉर्ज पर केंद्रित हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे आम जनता से अनुष्ठानों और इतिहास के बारे में बात करनी है। जॉर्ज ने उदासीनता से जनरल कीथ की ओर देखा। हथियारों के साथ एक अभिजात वर्ग की जागीर में प्रवेश करना बहुत अशिष्ट बात है। हालांकि मेलन परिवार बुद्धिमान और क्षमाशील है, हम इसे माफ नहीं कर सकते और इसे जाने नहीं दे सकते। हालांकि गार्डन बैटल को मत भूलिए जो 160 साल पहले हुआ था। उसके बाद किसी भी कुलीन वर्ग को गिरफ्तार करना, चाहे वे गिरावट में हो या नहीं, समझ से बाहर है। जॉर्ज ने आखिरी शब्द बोलते हुए बैसाखी को फर्श पर मारा। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उनके तीखे शब्द उनके गुस्से को दर्शा रहे थे। जनरल कीथ ने उन दोनों को उदासीनता से देखा। एक समय पर प्रकाश के शूरवीरों, उपयाजकों, सेना के जनरलों और यहाँ तक कि अंधेरे चर्च के सदस्यों को भी उनके सामने झुकना पड़ा। कीथ ने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा करें, लेकिन मुझे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। वारंट में कहा गया है कि आप दोनों को विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा आपकी पोती सुश्री सारा मेल भी हमारे साथ वापस जाएंगी। मुझे आशा है कि आप कुलीन शिष्टाचार का पालन करेंगे और हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे। तुम्हें हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कहाँ से आती है? मार्क ने क्रोधित स्वर में कहा। कीथ ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। मिस्टर मार्क, क्या आप विरोध करने जा रहे हैं? आप? मार्क नाराज था। जॉर्ज ने अपना हाथ उठाया और मार्क की बांह पकड़ ली। उसने अपना सिर हिलाया और कीथ की ओर गहराई से देखा। जॉर्ज ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि सेना उनके लापरवाह व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगी। चलो चलें। उन्होंने मार्क की पीठ थपथपाई और लॉबी से बाहर निकलने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल किया। यदि आप उसकी पीठ की ओर देखेंगे तो आपको ड्रैगन जैसी राजसी गति दिखाई देगी। मार्क ने कीथ की ओर उदासीनता से देखा और फिर बटलर से कहा जो उसके बगल में था, हम अब जाएंगे। आपको मामले की जांच के लिए तुरंत मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। सेना को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का मौका न दें। बटलर को उसकी बातों के पीछे का मतलब समझ में आ गया। उसने पुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन जब उसने कीथ की ओर देखा तो उसका चेहरा उदास था। कीथ ने पीछे मुड़कर बटलर की ओर देखा, लेकिन उसे अपने अस्तित्व की ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्हें ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वह बहुत ऊंची और शानदार थी। ऐसा लगता है जैसे सैनिक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय उसे बचाकर ले जा रहे थे। लिसा, मैं अभी जा रहा हूं, इसलिए हर चीज के लिए आप जिम्मेदार होंगी। सारा ने पीछे मुड़कर लिसा की ओर देखा जैसे वह गाड़ी के सामने थी। हालांकि वह अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक परिपक्व थी, इस समय वह मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई थीं। गाड़ी में बैठते ही सारा ने अपने होंठ चबाए। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया था कि उन्हें इस तरह की चीज का सामना क्यों करना पड़ा था। इसका संबंध किशोरों से होना चाहिए। हालांकि मिलोन कंसोर्टियम के बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन सबसे संवेदनशील वह किशोर था। यह उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था।
उसका हृदय ग्लानि और आत्मग्लानि से भरा हुआ था। अगर वह विशाल दीवार के बाहर किशोर को मार सकती थी तो उन्हें इस समय ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। मिस, मैं अपनी जिम्मेदारियां जानता हूँ, लिसा ने उसके पीछे खड़े होकर आदरपूर्वक कहा। वह एक सुंदर शूरवीर की तरह थी। अगर उसकी उभरी हुई छाती न होती तो लोग उसे एक युवा लड़का ही समझ लेते। लेखक की निगाहें उसकी छाती पर टिकी हैं। गाड़ी में चढ़ते ही सारा की उंगलियों ने उसकी स्कर्ट को पकड़ लिया। उसके दिल में पश्चाताप और शिकायतें धीरे धीरे नफरत में बदल गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वह एक बहुत ही सुंदर और आलीशान गाड़ी में बैठी थी जो किसी भी तरह से उसकी अपनी गाड़ी से कमतर नहीं थी, फिर भी उसे महसूस हुआ कि नफरत उसके मन में गहराई तक घुस गई है। जॉर्ज, मार्क और सारा के जाने के बाद बटलर हॉल में वापस चला गया। उसने परिचारक की ओर देखा। मास्टर मिल्क, लाइट मिल्क के शूरवीर, सारा के बड़े भाई को संदेश भेजो। उसे बिशप से आगे आने और घर के मालिकों को बचाने के लिए कहने दो। हाँ, परिचारक ने उत्तर दिया और चला गया। मिस्टर मेल्स और मालपेटन को बुलाओ। उन्हें बताओ कि हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ है। हाँ, जनरल विलियम्स को सूचित करें और उन्हें घर के मालिकों की देखभाल के लिए किसी को भेजने दें जब वे सेना के कब्जे में हों। उनके साथ अघोषित कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, बटलर ने उपस्थित लोगों को आदेश दिया और आदेश पारित कर दिया गया। पूरा महल एक बड़ी मशीन की तरह था जो तेजी से चलती थी। अल्पविराम, क्या आपने इसे लिखा? डूडियन ने क्रोएन से पूछा। क्रोएन ने धीरे से डेस्क से पत्र उठाया और डूडियन को दिया। हाँ मास्टर। कृपया इसे जांचें। डूडियन ने नज़र डाली और सिर हिलाया। इसे पितृसत्ता फुलिन को भेजें। हाँ, क्रोएन ने पत्र को लिफाफे में डालते हुए उत्तर दिया और बाहर चला गया। डूडियन बिस्तर से उठ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हड्डियां गहराई तक जमी हुई थीं। वह जानता था कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह स्वयं का निदान नहीं कर सका क्योंकि सुपर चिप में जानकारी आधुनिक चिकित्सा ज्ञान से संबंधित थी। इसलिए इस समय यह उसके लिए निरर्थक और बेकार था। जब तक वह शीर्ष डॉक्टरों से मदद नहीं मांगता, उसे समस्या की जड़ का पता नहीं चल पाता। हालांकि वे सभी शीर्ष डॉक्टर बड़ी ताकतों से संबंधित थे और उसकी शारीरिक स्थिति को लीक कर सकते थे। उसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा निदान के लिए इंतजार करना पड़ा। डूडियन हॉल में आए। जैक, सैंडर और अन्य को रयान महल में वापस भेज दिया गया ताकि हॉल खाली और शांत रहे। हालांकि डूडियन चुप्पी के आदी थे। उसने दूर आकाश की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें ठीक की और निकोलस की ओर देखा। बारिश रुक गई है। कुछ पेस्ट्री और चाय तैयार करो। निकोलस आश्चर्यचकित हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह रसोई में गया। डूडियन हॉल में सोफे पर बैठ गया। उसने चुपचाप एक किताब पढ़ी। महल के बाहर से घोड़ों की टापें गूंजने में देर नहीं लगी। रीड और एस्कॉर्ट्स के अवशेषों ने तुरंत गाड़ी रोक दी। एक आदमी ने एक पदक निकाला और रीड ने उसकी जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दी। मास्टर, नाइट हॉल के लोग आपसे मिलने आए हैं। निकोलस जल्दी से रिपोर्ट करने आए। डूडियन ने अपना सिर नहीं उठाया। उन्हें आने दो। हाँ। कुछ देर बाद निकोलस हॉल में आए और एक युवक उनके पीछे आ गया। युवक ने डूडियन को सोफे पर बैठे देखा। वह आगे आया और शूरवीरों के समारोह के अनुसार डूडियन का अभिवादन किया। प्रणाम मास्टर, मैं बोल्ट हूँ, नाइट हॉल से एक रजत शूरवीर। बैठो। डूडियन ने किताब दूर रख दी और बोल्ट को देखकर मुस्कुराए। उसने निकोलस की ओर देखा। निकोलस ने एक नौकर को पेस्ट्री और चाय तैयार करने का आदेश दिया। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि डूडियन ने कैसे भविष्यवाणी की कि कोई उससे मिलने आएगा। बोल्ट डूडियन के सामने बैठे। उसने एक लिफाफा दिया और आदरपूर्वक कहा, मास्टर, मैं आपको ये देने के लिए यहाँ हूँ। कृपया इसे जांचें। डूडियन ने सिर हिलाया और लिफाफा खोला। उन्होंने सामग्री को सरसरी तौर पर देखा और बोल्ट की ओर देखा। कृपया वापस जाएं और मुझे बताएं कि एक बर्बर आक्रमण हुआ है। इस बिंदु पर आवासीय जिलों के नागरिकों और अभिजात वर्ग और वाणिज्यिक जिले के निवासियों को मौत का खतरा है। मैं जल्द ही युद्ध के मैदान में जाऊंगा और मेरे पास इस समय नाइटहुड समारोह स्वीकार करने का समय नहीं है। कृपया मुझे इसके लिए माफ़ कर दें। अगर मैं जीवित रह सका तो हम युद्ध के बाद समारोह में भाग लेंगे। डूडियन को देखते ही बोल्ट की आंखों में सम्मान की झलक दिखी। मैंने सुना था कि मास्टर ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी और व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में भाग गए थे। आपने न केवल स्कारलेट घाटी की रक्षा की, बल्कि 16 घंटे तक संघर्ष किया और सैकड़ों बर्बर लोगों को मार डाला। इसके अलावा आप दक्षिण के लोगों को अंग भंग से बचाने में मदद करने में सक्षम थे। इसके अलावा आपने शाही परिवार से एक बर्बर को भी पकड़ लिया है। ये सराहनीय है। मैं आपकी तुलना में शर्मिंदा था। एक रजत शूरवीर के रूप में मैं आदेशों का पालन करना और वाणिज्यिक जिले में रहना एक शूरवीर के रूप में व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शामिल न होना अपमानजनक है। बोल्ट ने आह भरी। डूडियन मुस्कुराए। न्याय, आदेशों का पालन करना, कानून का पालन करना भी नाइटहुड की भावना का हिस्सा है। आपको शूरवीर माना जा सकता है और आपको व्यक्तिगत रूप से दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं है।
डूडियन की बात सुनकर बोल्ट ने सिर हिलाया। मास्टर, चूंकि आप समारोह में शामिल नहीं हो सकते तो मैं आपको सूचित करने के लिए वापस जाऊंगा। अलविदा। अध्याय 398। निकोलस ने शूरवीर को विदा किया और वापस हॉल की ओर मुड़ गया। उसने डूडियन के हाथ में मौजूद पत्र को देखा जिस पर नाइट हॉल का बैज खुदा हुआ था। वह ईर्ष्यालु और जिज्ञासु था। वह नहीं जानता था कि नाइट हॉल ने डूडियन को कौन सा नाइट पद प्रदान किया था। क्या वह शुरू से ही सिल्वर नाइट बन सकता था? डूडियन ने निकोलस की ओर देखा और लिफाफा मेज पर फेंक दिया। इसे मेरे अध्ययन कक्ष में ले जाओ। हाँ, निकोलस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन उसका दिल ठंडा था। ऊपर जाते समय उसने लिफाफा पकड़ लिया। हालांकि वह उत्सुक था, फिर भी वह स्वयं लिफाफा नहीं खोलना चाहता था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक बटलर नहीं कर सकता था और उसने क्षमा के सभी अवसर खो दिए थे। उन्होंने मुझे सीधे तौर पर एक सुनहरे शूरवीर की पहचान दी। मुझे लगता है कि अकेले अपनी उपलब्धियों से यह गौरव हासिल करना मुश्किल होगा। इसे मंदिर के स्वामी के रूप में मेरी पहचान से संबंधित होना चाहिए। शक्ति वास्तव में एक अच्छी चीज़ है। डूडियन के मुंह पर मुस्कान आ गई। अल्पविराम, अल्पविराम, क्या हमें अन्य रईसों पर दबाव डालना चाहिए? पत्र की जांच करते समय बूढ़े फुलिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। ये जाल निकालने का समय है। मुझे आशा है कि यह उन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए मजबूत और बड़ा है। हमारे पास दूसरा मौका नहीं होगा। सैंडर, जो उसके बगल में था, हैरान था क्योंकि वह कहने से खुद को नहीं रोक सका। पिताजी, युवा मास्टर मास्टर डीन चाहते हैं कि हम मेलन कंसोर्टियम के साथ सौदा करें। हाँ। बूढ़े फुलिन ने धीरे से तेल का दीपक खोला और पत्र उसमें डाल दिया। आग की लपटों ने पत्र को जला दिया। मालिक की पहचान मेलोन कंसोर्टियम के खिलाफ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसे कई परिवार होंगे जिन्होंने अब तक मेलोन कंसोर्टियम से हटने के लिए आवेदन किया है। इस बिंदु पर उनकी नींव कमजोर है और यह अंततः ढह जाएगी। सैंडर ने भौहें चढ़ाईं। पिताजी, हालांकि मेलोन कंसोर्टियम समाप्त होता दिख रहा है, मरता हुआ बाघ अभी भी भेड़िए को मार सकता है। पाई का इतना बड़ा टुकड़ा खाना इतना आसान नहीं है। वह चाहता है कि आप अन्य अभिजात वर्ग पर दबाव डालें। खतरे की स्थिति में वह भाग सकता है जबकि हमारे पास मौका नहीं होगा। बूढ़े फुलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह ऐसा नहीं करेगा। सैंडर ने उसका आत्मविश्वासपूर्ण स्वर सुना, परंतु उसके हृदय में बहुत दिनों से भरी हुई भावनाओं ने उसे क्रोधित कर दिया था। वह फुसफुसाया, पिताजी, मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं कि आप बिना किसी सवाल के उस पर विश्वास क्यों करते हैं। वह एक कैदी और एक क्रूर शिकारी था। इतने समय के बाद हमने देखा है कि वह उतना सरल नहीं है जितना हमने सोचा था। अद्भुत प्रतिभा सिर्फ एक कोट है जो उसे ढक रहा है। उस कोट के नीचे एक ठंडा क्रूर दिल छिपा हुआ है। बूढ़े फुलिन ने धीरे से घूमकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सैंडर को लगा कि वह रुक नहीं सकता, इसलिए उसने वह सब कुछ कहना जारी रखा जो उसे महसूस हुआ, क्योंकि उसके पिता की नज़र उस पर केंद्रित थी। पिताजी, मुझे पता है कि उसे हमारे रेयान परिवार से स्नेह है, लेकिन वह सिर्फ हमारा उपयोग कर रहा है। उसने आपको उसे छुड़ाने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसने हमें रेयान परिवार के सुनहरे दिनों में वापस लाने का वादा किया था। हम सिर्फ उसकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उसने नई टेक्सटाइम मशीन बनाई जिसने रेयान परिवार के जीवन को बेहतर बनाने में मदद की, लेकिन फिर से उसका उद्देश्य हमारा उपयोग करना था। उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए उसे सुरक्षा के लिए हम जैसे रईसों पर निर्भर रहना पड़ा। मेलोन कंसोर्टियम कुछ शर्तों को आगे बढ़ाकर उसे जेल में डालने में सक्षम होगा, इसलिए उसे हमारा समर्थन करना पड़ा ताकि हम उसे आश्रय दे सकें। अंतिम विश्लेषण में ये सिर्फ इतना है कि वह हमारा उपयोग कर रहा है। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली किशोर था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह सिर्फ एक शैतान है। वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। मेलोन कंसोर्टियम दशकों से पीड़ा और हमलों से गुजरा है, लेकिन जीवित रहने में सक्षम था। इस शैतान को मेलोन कंसोर्टियम को एक निराशाजनक स्थिति में डालने में केवल एक छोटा साल लगा। सिर्फ एक साल। अब वह एक मास्टर बन गया है। वह लगभग एक अभिजात वर्ग के साथ है। ऐसे अनगिनत रईस हैं जो उसके पंखों पर पंख लगाने को तैयार हैं। हम सिर्फ एक घटते हुए कुलीन हैं। वह दूसरों के प्रति इतना ठंडा है। वह हमारी परवाह क्यों करेगा? उसके लिए हम सिर्फ वफादार कुत्ते हैं। आप गलती कर रहे हैं। सैंडर के भाषण को बाधित करते हुए बूढ़े फुलिन ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े फुलिन को देखते हुए सैंडर ने अपने होंठ हल्के से काटे। वह अपने पिता से नहीं डरता था, लेकिन उसे बूढ़े पिता के सामने शिष्टाचार का पालन करना पड़ता था। बूढ़े फुलिन ने धीरे से कहा, मुझे पता था कि हमारा परिवार एक शैतान को तब से आश्रय दे रहा था जब उसने डीकन ह्यूई की हत्या की थी। स्वाभाविक रूप से मैं उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और मुझे विश्वास नहीं है कि वह एक वफादार व्यक्ति हो सकता है। लेकिन मैं एक बात से आश्वस्त हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? सैंडर चौंका। शैतान को क्रूर, लालची और हिंसक बताया गया है, लेकिन वह अलग है। इनके अलावा उसमें घमंड भी है। ओल्ड फुलिन ने आगे कहा, जरूरी नहीं कि वह हमारे परिवार का हिस्सा हो, लेकिन अपने घमंड के कारण वह हमें कभी भी मोहरा नहीं समझेगा।
यह उसके आत्मसम्मान को कुचल देगा। सैंडर चुपचाप सुनते हुए चौंक गया। बूढ़े फुलिन ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि वह निर्दयी और निर्दयी है, इसी तरह तुम जीवित रहते हो। मेलन कंसोर्टियम को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है और यही एकमात्र तरीका है जो उसे शीर्ष पर ले जाएगा। क्या आपको गोल्डन डेजर्ट पुस्तक से पिरामिड नाम की कोई चीज़ याद है? ये वही बात है। हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो पिरामिड के समान लगता है। आप शीर्ष पंक्ति पर कैसे कदम रख सकते हैं और यदि आप दूसरों से आगे नहीं बढ़ना चाहते तो दुनिया को नज़रअंदाज करें। सैंडर ने अपने होंठ काटते हुए अपना सिर झुका लिया। उनके निर्देशों का पालन करें और विभिन्न परिवारों पर दबाव डालें। उनके लिए आगे आना असुविधाजनक होगा, ये संदिग्ध होगा। बूढ़े फुलिन ने धीरे से कहा, मुझे पता है पिताजी। सैंडर ने आह भरी। अल्पविराम अल्पविराम। दोपहर को जब ग्वेनेथ और सगे वापस आए तो डुडियन दोपहर का खाना खा रहे थे। उनके सभी कवचों पर छेद और खरोंचें थीं। वे भिखारियों जैसे लग रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने अपने कवच धोकर साफ कर लिए थे और उन पर खून के धब्बे नहीं थे। हालांकि ये देखना आसान था कि लड़ाई कितनी भीषण थी। इसके अलावा सगे के बाल काट दिए गए और उसे गंजा कर दिया गया। ग्वेनेथ का कवच फट गया था और उसकी गर्दन पर कुछ घाव थे। उसके बाल भी काफ़ी छोटे थे। हालांकि उसकी गर्दन पर घाव बहुत चौंकाने वाले थे। युवा मास्टर। दोनों ने डुडियन का अभिनंदन किया। डुडियन ने उनकी ओर देखा। जर्जर लुक में क्या है? क्या सेना ने आपको नया कवच नहीं दिया? सगे अचानक पागल हो गया। मास्टर, सेना सिर्फ कंजूस कमीनों का एक गिरोह है। हमने उन दुश्मनों को मारने में उनकी मदद की और अंत में हमें गोज़ के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने अपने कवच भी साफ किए। उन्होंने एक सैन्य डॉक्टर भेजा लेकिन वह आदमी कुछ भी करने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहा था। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा था। मैं वास्तव में उसका सिर फोड़ना चाहता था। ग्वेनेथ, जो अधिकांश समय चुप रहती थी, ने कहा, हाँ। डुडियन मुस्कुराया। तुम्हारे लहजे से मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। क्या तुम्हें भूख लगी है? दोपहर के भोजन के लिए मेरे साथ आओ। अगर तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई है तो उन्हें ढूंढो और मैं उन्हें मारने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम क्या कहते हो? अध्याय 399। क्या ये ठीक है अगर हम सैन्यकर्मियों को मारें? सगे ने अपनी भौहें उठाते हुए संदेह से डुडियन की ओर देखा। डुडियन मुस्कुराए। वे भी इंसान हैं। हम उन्हें मार क्यों नहीं सके? सगे ने उसे घूर कर देखा। भूल जाओ, मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। हालांकि अगर मैं भविष्य में ऐसे लोगों से मिलूं तो क्या मैं उन्हें मार सकता हूं? डुडियन ने उत्तर दिया, सामान्य से नीचे का कोई भी व्यक्ति ठीक है, लेकिन सुनिश्चित करें कि मुझे आपके बाद बहुत अधिक सफाई न करनी पड़े। ग्वेनेथ और सगे उसकी बातों से आश्चर्यचकित थे। सैनिकों या सेना के अधिकारियों की हत्या केवल हल्के आरोपों के साथ समाप्त नहीं होगी। हालांकि डुडियन के स्वर के अनुसार अगर ऐसा हुआ तो वह इस तरह के मामले से छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है, सगे ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में मैं ऐसे बेकार लोगों को सहन नहीं करूंगा। डुडियन ने सिर हिलाया। मुझे युद्ध के बारे में बताओ। वे दोनों मेज के पास बैठे थे जबकि एक नौकर उनके लिए भोजन लेकर आया। सगे ने खाया और बोला, स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा सेना ने शिकारियों को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे हमें बर्बर लोगों से लड़ने के लिए सुनहरी दीवार पर फेंक दिया। अगर मैंने ग्वेनेथ के साथ सहयोग नहीं किया तो मैं जीवित वापस आना चाहता हूं। जहां तक मुझे पता है अन्य कंसोर्टिया द्वारा भेजे गए सभी प्राथमिक शिकारी मर चुके हैं। केवल 1 या 2 मध्यवर्ती शिकारी थे जो जीवित रहने के लिए भाग्यशाली थे। हम दोनों सहित लगभग 15 वरिष्ठ शिकारी थे। उनमें से आधे से अधिक या तो हैं मृत या घायल। हालांकि डुडियन ने समाचार पत्रों से हाल की खबरें सुनी थीं लेकिन विस्तार से नहीं। ऐसा लगता है कि सेना सभी 6 संघों की निजी सेनाओं को कमजोर करने में सफल रही। सभी कुलीन परिवार अपने क्षेत्र के आकार के अनुसार निजी सैन्य बल रखने के पात्र थे। उनके पास समान संख्या में गार्ड हो सकते थे जिन्हें एक निजी सेना के रूप में पहचाना जाता था। आधिकारिक उद्देश्य क्षेत्र की रक्षा करना था लेकिन वास्तव में उन बलों का इस्तेमाल आत्मसुरक्षा और सेना के साथ टकराव की स्थिति में किया जाता था। अभिजात वर्ग की कमान के तहत निजी गार्डों की संख्या बेहद चिंताजनक संख्या में थी, ताकि सेना, मजिस्ट्रेट और यहां तक कि पवित्र चर्च भी उन्हें उकसाने की हिम्मत न कर सके। शिकारी निस्संदेह इन निजी रक्षकों का तुरुप का इक्का थे, लेकिन डुडियन के परिप्रेक्ष्य में शिकारी कंसोर्टिया के शीर्ष निजी सैन्य बल का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। आखिरकार, जिस धन को विशाल दीवार के बाहर सुरक्षित रखना था, वह विशाल दीवार के अंदर के धन की तुलना में पर्याप्त नहीं था। इसलिए विशाल दीवार के भीतर निजी सैनिकों की संख्या और गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत अधिक थी। विशाल दीवार के माध्यम से मार्ग किराए पर लेने से पहले शिकारी दल को तैयार रहना होगा। इसके अलावा मार्ग के माध्यम से प्राप्त होने वाली संपत्ति से संबंधित कई प्रतिबंध थे। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प विशाल दीवार के अंदर धन की रक्षा के लिए क्षेत्रीय रक्षकों और शूरवीरों का गठन करना था।
परिणामस्वरूप शूरवीर सभी सेनाओं में सबसे पसंदीदा निजी सेनाएं थीं। उनका उपयोग निजी रक्षकों के रूप में और अन्य रईसों से किसी भी प्रकार के गबन को रोकने के लिए किया जाता था। मास्टर, आपने हमें वापस क्यों बुलाया? क्या बात है? वेनेथ ने खाने के लिए स्टेक का एक छोटा टुकड़ा उठाते हुए पूछा। डूडियन ने उसकी ओर देखा। पहला कारण आपकी स्थिति की पुष्टि करना है। दूसरा कारण यह है कि मैं प्रस्थान करने जा रहा हूं और मुझे आप दोनों की जरूरत है। सगे ने डूडियन की बाईं बांह पर नजर डाली जिस पर पट्टी बंधी थी। क्या किसी ने आप पर हमला किया? हाँ, सगे ने सिर हिलाया और फिर कोई सवाल नहीं पूछा। उसने खाने के लिए सिर झुकाया। पाउंड पाउंड। महल के बाहर से घोड़ों की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही उसने ऊपर देखा डूडियन की आंखें चमक उठीं। उसने दूर से लाल तापों को महल की ओर सरपट दौड़ते देखा। वह ये पता लगाने में सक्षम था कि यह वास्तव में सैनिकों की एक टीम थी। रीड, जो महल के द्वार पर ड्यूटी पर था, सैनिकों को महल की ओर आते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जब उसने 3 आकृतियों को सैनिकों का नेतृत्व करते हुए देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह झट से सीधी मुद्रा में खड़ा हो गया। सेना रुकने से पहले महल में आई, जिसका नेतृत्व कुछ सड़क पर बैठे लोग कर रहे थे, जो घोड़े पर पलट गए और कूद पड़े। नमस्कार जनरल डेरेन, रीड ने सलाम किया क्योंकि वह बेहद आश्चर्यचकित था। जनरल डेरेन 3 माउस भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके बगल वाले 2 व्यक्ति जनरल डेल और डस्टिन थे, जो 5 सितारा जनरल लोरेंजो के सबसे भरोसेमंद लोग थे। इसके अलावा वे उसकी सुरक्षा के लिए उसके निजी परिचारक थे। 3 माउस भाइयों की वजह से जनरल लोरेंजो दर्जनों से अधिक हत्याओं से बच गए थे। जनरल डेल ने रीड की बांह की ओर देखा और मुस्कुराया। क्या मास्टर घर पर है? हम उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। मास्टर महल के अंदर हैं। कृपया आएं, रीड ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। डेरेन, डेल और डस्टिन रीड के पीछे महल में चले गए। जैसे ही वे महल में दाखिल हुए डेरेन बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये बुनियादी सजावट वाली एक बहुत ही साधारण जगह थी। ऐसे साधारण महल में रहने वाले मंदिर के स्वामी की कल्पना करना कठिन था। नौकर भी साधारण वर्दी पहने हुए थे। ऐसा लगता है मानो वे एक गिरते हुए कुलीन परिवार के महल में शामिल हो गए हों। मास्टर, 3 हैं। रीड डूडियन के सामने रुका और एक एक करके जनरलों का परिचय कराया। परिचय के बाद डेरेन ने सीधे कहा, मास्टर, हमें आपकी सुरक्षा का आदेश दिया गया था। मुझे आशा है कि अगर हम कुछ समय के लिए यहाँ रहें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। डूडियन का दिल आश्चर्य से भर गया जब उसने तीनों को देखा। उन सभी ने गर्मी उत्सर्जित की जो वरिष्ठ शिकारियों के बराबर थी। वे किसी भी तरह सेर्गेई से कमतर नहीं थे। मैं जनरलों को परेशान करूंगा, डूडियन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि आखिरी हत्या के प्रयास ने सेना के शीर्ष स्तर को डरा दिया था। वेनेथ और सगे मेज के पास बैठे हुए भी नहीं हिले। हालांकि उन दोनों ने 3 जनरलों की ओर देखा क्योंकि वे उनसे निकलने वाली खतरनाक आभा को महसूस कर सकते थे। अल्पविराम, अल्पविराम। सैन्य मुख्यालय के क्षेत्र के भीतर जेल। जेल की सुरक्षा में किए गए रक्षात्मक प्रयास थॉर्नफ्लावर जेल की तुलना में बहुत कठोर थे क्योंकि सैकड़ों सैनिक जेल के चारों ओर गश्त करते थे। हालांकि थॉर्नफ्लावर जेल को बाहरी दीवार क्षेत्र के भीतर सबसे अच्छी जेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन केवल नागरिकों, कुछ अभिजात, शूरवीरों और इसी तरह के लोगों को वहां जेल में रखा जाता था। सेना की जेल का उपयोग बहुत कम लोगों को कैद करने के लिए किया जाता था, लेकिन वे व्यापार जगत के बड़े चरित्रों, अभिजात वर्ग, मजिस्ट्रेट के शीर्ष स्तर के लोगों या यहाँ तक कि पवित्र चर्च के बिशपों की निगरानी करते थे। हमले की स्थिति में कैदियों के पीछे की ताकतें जेल पर आक्रमण नहीं कर सकेंगी। आखिरकार जेल सैन्य मुख्यालय के क्षेत्र में थी। उसी समय सैनिकों की 2 टीमें एक गाड़ी के साथ चल रही थीं, जो जेल के सामने रुकी। 2 शख्सियतें गाड़ी से नीचे उतरीं। उनमें से एक मूंछों वाली अधेड़ उम्र की नौकरानी थी। वह अपने साथ एक फोल्डर ले जा रहा था। दूसरे की उम्र करीब 50 साल थी और उसने सूट पहना हुआ था। उसकी त्वचा चिकनी और नाजुक थी, हालांकि उनके बाल सफ़ेद रंग के थे। कृपया, एक कर्नल ने उन्हें रास्ता दिखाया। वे दोनों कर्नल के पीछे पीछे जेल में चले गए। गार्ड ने उनके दस्तावेजों की जांच की और उनकी आंखों में देखा। जनरल के आदेश के अनुसार दौरा 10 मिनट तक सीमित है। कर्नल का चेहरा डूब गया। लंबी बातें करना बंद करो, दरवाज़ा खोलो। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। गार्ड ने उन्हें बताया, मेल्स 4थे खंड में हैं। वे दोनों जेल के गलियारे से होकर चले। ये सामान्य जेल की तुलना में बिल्कुल अलग जगह थी। वहाँ कोई स्टील की खिड़कियाँ या लोहे के दरवाजे नहीं थे। ये किसी महल के तहखाने जैसा लग रहा था। कर्नल 4थे खंड के सामने आकर रुका। उन्होंने अपने दस्तावेज ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को प्रस्तुत किए। अधिकारी ने उनके दस्तावेजों की जांच की और अनुभाग का दरवाज़ा खोला। 10 मिनट। कर्नल ने दोनों आगंतुकों की ओर देखा। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, केवल आप दोनों। धन्यवाद। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और अनुभाग में चला गया। वह जगह बहुत रोशन थी। पूरे मैदान पर मुलायम लाल कालीन बिछा हुआ था। वहाँ एक आरामदायक सोफा था जबकि दीवार पर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री का चित्र लटका हुआ था।
उसके बगल में किताबों की अलमारियां थीं। किताबों की अलमारियों के पास वाइन के लिए एक बार था। उस समय कमरे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये जॉर्ज मेल था। अध्याय 400। ओल्ड पेट्रिच। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया। जॉर्ज, जो सोफे पर बैठा था, उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस आदमी की ओर देखा। उसकी नज़र अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर से हटी और उसने उसके पीछे दूसरी आकृति को देखा। उसका उदास चेहरा मुस्कुराहट में बदल गया। बिशप पाकर, मैंने नहीं सोचा था कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आएंगे। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे आपसे ऐसी जर्जर जगह पर मिलने में शर्म आती है। क्या हमें पीने के लिए कुछ मिलना चाहिए? बूढ़े ने अपना सिर धनकने वाला टोप उठा लिया। उसने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। बूढ़े पितामह, मैं ही शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सका। मुझे सचमुच खेद है। क्षमा करें। उस आदमी की बातें सुनकर जॉर्ज चौंक गया। उसे आभास हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा। ब्लेटर, क्या हो रहा है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बदसूरत हो गया। बूढ़े कुलपति, मुझे खेद है लेकिन आपको कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। हालांकि मिस्टर मार्क और आपकी पोती मिस सारा को जमानत मिल गई है। जॉर्ज हैरान हो गया और उसने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारा मतलब क्या है? ब्लेटर ने जवाब दिया, ओल्ड पैट्रियार्क, हम सभी शीर्ष स्तर के दोस्त हैं लेकिन ये स्थिति कुछ ज़्यादा ही खास है। परोल न होने के कारण हम आपको जमानत नहीं दे सकते। कोई परोल नहीं। जॉर्ज ने गुस्से में उसकी ओर देखा। कमीने, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं यहाँ रहना जारी रखूंगा? क्या तुम समझते भी हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम मुझसे यहाँ रहने की उम्मीद करते हो? क्या तुम पागल हो रहे हो? ब्लेटर ने कड़वाहट से उत्तर दिया, पुराने पितामह, मैंने विवरणों की जांच की है। मास्टर डीन ने शाही परिवार से एक बर्बर को पकड़ लिया था और उसने सेना की जांच के दौरान आपका नाम कबूल कर लिया था। सेना ने आपको विद्रोह और दुश्मनों के साथ मिलीभगत के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये बड़े पाप हैं। इसके अलावा जब युद्ध जारी रहता है तो सेना गोली चलाने का आदेश देती है। जमानत मिलने की उम्मीद न करें। जॉर्ज गुस्से में चिल्लाया, मुझे आरोपों की परवाह नहीं है। इसे सेना और आपके बीच हल करना है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं अब बाहर जाना चाहता हूं। पुराने कुलपति। पाकर बिशप आगे बढ़े और उन्होंने आह भरी, इस बिंदु पर हम वास्तव में असहाय हैं। मैंने आपके लिए गारंटी के रूप में कार्य करने के लिए पवित्र चर्च में अपने संबंधों का उपयोग किया है, लेकिन कई लोगों ने मेल परिवार और दो महान आविष्कारों का आविष्कार करने वाले नए मास्टर के बीच विरोधाभासों के बारे में सुना है। इसलिए अधिकांश लोग जो मूल रूप से आपकी मदद करना चाहते थे, वे पीछे हट गए हैं। अकेले मैं शक्तिहीन हूँ। बिशप की बातें सुनते ही जॉर्ज के होंठ कांपने लगे। उसने मेज पर रखी रेड वाइन की बोतल पकड़ ली और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। वह छोटा शैतान। ये वही होगा जिसने बर्बर लोगों के साथ मिलीभगत की थी। वह वही था जिसने शाही परिवार से बर्बर को पकड़ लिया था। लानत है। उन्होंने खुद को संतुलित करने के लिए बैसाखी का इस्तेमाल किया और वापस सोफे पर बैठ गए। जॉर्ज की आंखें उदास थीं। ब्लेटर ने आगे कहा, मैं इस मामले की जांच करने जाऊंगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुराने पिता कुछ समय के लिए धैर्य रख सकते हैं। मुझे पता है कि यहाँ रहने की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। जॉर्ज ने उसकी ओर देखा, आप नहीं समझते। ये सिर्फ मेरी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है बल्कि मेल परिवार और पूरे मिलोन कंसोर्टियम के सम्मान के बारे में है। आप मुझे कुछ और दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए कह रहे हैं। यह एक जेल है। ये जगह एक जेल है। क्या ये रहने के लिए जगह जैसा दिखता है? लेकिन एक दिन। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें केवल एक दिन दूंगा। यदि आप एक दिन में इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो मिस्टर मेल्स और मटन को सेना से बातचीत करने के लिए सूचित करें। ब्लेटर और बिशप पाकर के चेहरे बदल गए। बिशप पाकर ने कहा, बूढ़े कुलपति, आपको स्थिति के बारे में 2 बार सोचना होगा। ये सिर्फ आप ही नहीं बल्कि रोस्टोव परिवार के कुलपति भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। आप इस बिंदु पर बातचीत में शामिल नहीं हो सकते हैं या आप सेना को पूरी तरह से नाराज कर देंगे। सेना के हाथ में कुछ सबूत होने चाहिए या वे सिर्फ एक बर्बर के शब्दों के कारण आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। जॉर्ज थोड़ा चौंका। स्कॉट कंसोर्टियम ने कैसी प्रतिक्रिया दी? क्या चाय अभी भी यहाँ है? ब्लेटर का चेहरा बदसूरत हो गया। मैंने अभी अभी सुना है कि मिस्टर चाई रोस्टोव को जमानत मिल गई है। क्या? जॉर्ज ने उसे घूर कर देखा क्योंकि उसे लगा कि उसने गलत सुना है। हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन उसे जमानत मिल गई। ऐसा क्यों है कि उसे जमानत मिल सकती है लेकिन मुझे यहीं रहना होगा? बिशप पाकर ने हस्तक्षेप किया। ओल्ड पैट्रियार्क स्कॉट कंसोर्टियम भी मेलन कंसोर्टियम के समान ही था। हालांकि उनका मास्टर डीन के साथ घनिष्ठ संबंध प्रतीत होता है। सेना ने उसे मास्टर का चेहरा दिखाने के लिए बाहर कर दिया। आपको अभी भी यहाँ क्यों रखा गया है? इसका मुख्य कारण मास्टर डीन के साथ आपके संबंध थे। इसके अलावा रयान परिवार के फुलिन ने भी गवाही दी कि मेलोन कंसोर्टियम ने गुप्त रूप से मास्टर डीन को फंसाने की कोशिश की थी। उन दोनों को घूरते हुए जॉर्ज को अचानक खांसी आ गई।
उसने अपना मुंह ढकने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उसकी उंगलियों के बीच खून लगा हुआ था। पुराने पितामह बिशप पाकर और ब्लैटर बाहर निकल गए। जॉर्ज ने उन्हें रोकने के लिए अपना दूसरा हाथ उठाया। उसने अपने मुंह से खून पोंछने के लिए अपने हाथ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने दशकों तक वाणिज्यिक जिलों पर शासन किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 72 साल की उम्र में एक 16 साल का लड़का मेरे साथ खिलवाड़ करेगा। एक मास्टर, एक जीनियस। हाँ, वह बिशप पाकर की ओर मुड़ा, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। सैनिकों को तैयार करो और अगर वे बातचीत नहीं करना चाहते तो सेना के साथ युद्ध में जाओ। मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई के बाद वे इतने सख्त होंगे। बिशप पाकर ने उत्सुकता से उत्तर दिया, उस स्थिति में पुराने कुलपति संघ का भविष्य अंधकार में होगा। जॉर्ज ने उसे घूर कर देखा, अगर मैं अभी बाहर नहीं निकला तो कंसोर्टियम का कोई भविष्य नहीं है। वहाँ खून के प्यासे बाघ हैं। क्या आपको लगता है कि अन्य कंसोर्टिया भेड़ें हैं? अल्पविराम। डूडियन ने अपना शिकारी कवच पहना और खुद को जांचने के लिए दर्पण की ओर देखा। वेनेथ और सगे उसके पीछे चले गए। मास्टर, क्या आप बाहर जा रहे हैं? क्रोवन ने जल्दी से पूछा। डूडियन ने आदेश दिया, घोड़ों को तैयार करो, मैं सेना के मुख्यालय जा रहा हूँ। हाँ, कुछ ही देर बाद घोड़ा महल के बाहर तैयार था। डूडियन ने बाहर जाकर झाड़ियों के पीछे छिपी सैकड़ों आकृतियां देखीं। वे उसकी सुरक्षा के लिए भेजे गए विशिष्ट सैनिक थे। यदि इनका प्रयोग युद्ध क्षेत्र में उत्तमता से किया जाता तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालते। हालांकि इस समय वे उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पता चलता है कि सेना उनकी सुरक्षा को लेकर कितनी डरी हुई थी। उसने साफ नीले आकाश की ओर देखा। काले बादल पीछे हट गए थे और सूरज धरती पर चमक आया था। घोड़े पर चढ़ते समय डूडियन मुस्कुराया। आकाश विशाल था, हालांकि उसने आकाश से गुजरती हुई एक विशाल काली छाया देखी। ऐसा उसने पहले भी कई बार देखा था लेकिन कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। उसने रीड की ओर देखा जो उसके बगल में था। कर्नल, वह किस प्रकार का पक्षी है? रीड ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, मास्टर, वह पक्षी नहीं है, यह एक ड्रैगन है। आमतौर पर हम उन्हें केवल काले बर्फ के मौसम में ही देख सकते हैं। ड्रैगन। डूडियन ने छाया की ओर देखा, मैंने बाहरी दीवार के लोगों पर ड्रैगन द्वारा हमला करने के बारे में कभी कैसे नहीं सुना। रीड हंसे, मास्टर, ड्रैगन इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि हमें आशीर्वाद देते हैं।